नमस्कार। मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त फेसबुक पर। अभी कोई लाइव नहीं है, परंतु मैं अपनी वार्तालाप को का प्रारंभ करता हूँ और अंत में मैं वीडियो को शेयर कर दूँगा, जिससे जो भी प्रियजन इसमें लाइव नहीं है वह बाद में लाइव वीडियो के साथ जुड़ सकें और अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि मैं सुधार के मार्ग का ऐसा यात्री हूँ जो एक कच्ची उम्र से ही इस सुधार के मार्ग पे इसने चलना का निश्चय किया था और अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ मैंने अपने विचारों को साझा किया था 16 वर्ष की आयु में। और यकीन मानेगा, उसी दिन से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आ गया था और सुधार के मार्ग का कांटों से भरा हुआ सफ़र प्रारंभ हो गया था। आज 20 वर्षों से अधिक मुझे इस सुधार के मार्ग पे चलते हुए हो गए हैं। इस दौरान बहुत से उतार चढ़ाव देखे। प्रारंभ में वैद्य, हकीम, तांत्रिक क्रियाओं से गुजरा हूँ। फिर हॉस्पिटल, दिल्ली का माना हुआ हॉस्पिटल है पंथ हॉस्पिटल, वहाँ से भी 2-3 वर्ष काउंसलिंग और डॉक्टर से काउंसलिंग ली है। और जीवन में रिहैबिलिटेशंस और बहुत से ऐसे उतार चढ़ावों को जीवन में झेला है, फेस करा है। और तदुपरांत अनपढ़ता से साक्षर हुए, स्नातक हुए और भगवान ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, राम ने, रहीम ने साहित्य सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और वर्ष 2015 में मैंने समाज में कुछ नकारात्मकता कम हो, एक सकारात्मक संदेश देने हेतु बहुत ही संवेदनशील काव्य, कविताएं, नज़म। संवेदनशील इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह सत्य है और सत्य अधिकतर संवेदनशील ही होता है। उन्हें रचा, लिखा और संयुक्त प्रकाशन घर शाहदरा द्वारा प्रकाशित कराया। उसी दौरान दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हुआ, वहाँ भी पुस्तक एहसास का विमोचन हुआ, प्रदर्शित करी गई। तदुपरांत मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशंस दिल्ली में एनबीए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़ा, परंतु माध्यम की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ और हिंदी में ही मैंने पढ़ना था, परंतु बाद में पता चला कि माध्यम की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और माध्यम इंग्लिश ही देंगे। तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया क्योंकि मैं अपना माध्यम नहीं बदलना चाहता था, परंतु बहुत कुछ सीखा। वहाँ से जुड़ने से पहले मैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता था, वर्ष 2016 तक, जब फर्स्ट पुस्तक, प्रथम प्रकाशित पुस्तक एहसास प्रकाशित हुई थी। परंतु वहाँ न्यूज़ रूम और बहुत से उपकरण देखे, स्मार्टफोन का इस्तेमाल देखा, बहुत सी चीज़ें सीखी। और 2017 में मैंने ब्लॉग्स बनाए वर्डप्रेस पर, विक्रांत राजलीवाल, पोएट विक्रांत राजलीवाल के नाम से, और फेसबुक पेज वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल, जो इस वक्त नाम है प्रेजेंट में, इसका निर्माण किया। और कई अकाउंट बंद हुए मेरे, क्योंकि उस वक्त इतना ज्ञान नहीं था कि फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करा जाता है, और अपने ही गलती के कारण कई अकाउंट बंद हो गए थे। परंतु wordpress.com पर मैंने बहुत सी रचनाएं लिखी, सैकड़ों नज़म, गज़ल, काव्य, कविताओं को लिखा। उनको आपके फेसबुक पर मैंने लाइव सुनाया है और उन लाइव वीडियोस को मैंने
यूट्यूब पे भी अपलोड करा है आपका अपना साहित्यिक चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल, जो वर्तमान में नाम है। जीवन में काफ़ी सक्रिय रहा हूँ मित्रों, परंतु अब व्यवस्था काफ़ी बढ़ गई है। एक कोरोना का कहर भी काफ़ी हो गया है और इसी के चलते कई बार विचार आता है कि इस वक्त जो मेरी एक सक्रिय कहानी है, इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि प्रथम प्रकाशित पुस्तक एहसास के प्रकाशन के उपरांत इंटरनेट पर मैंने ब्लॉग साइट्स पर सैकड़ों कविताएं, नज़म, शायरी लिखी हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत ही विस्तृत नज़म हैं। बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। भोंडा, एक कहानी जो दिल को छू जाए, शंकर मदारी, हृदय को छूती हुई अनोखी कहानी, किस्से, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स। और वर्तमान में मेरी सक्रिय कहानी साहित्यिक साहित्यिक कहानी है। साहित्यिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा है और हिंदी भाषा के साहित्य का ही उपयोग किया है और इसीलिए साहित्य कह सकते हैं। तो इस समय आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर सक्रिय है, परंतु समय नहीं इतना मिल पाता कि लगातार रिकॉर्डिंग कर सकूं। पहले आउटडोर रिकॉर्डिंग करने की सोची थी, परंतु लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर स्टडी भी चल रही है, आगे स्टडी और आगे भी पढ़ने का इरादा है, तो उसके विषय में भी अध्ययन करता हूं मैं। तो कई बार विचार आता है कि अपनी इस कहानी को एक पुस्तक का रूप देकर आपके लिए प्रकाशित करा जाए। उसके साथ ही कई वर्षों से मैं अपनी एक विस्तृत कहानी, एक दर्द भरी कहानी पर भी कार्य कर रहा हूँ, जिसको जल्द ही प्रकाशन करवाऊँगा उचित समय आने पर, क्योंकि अभी कुछ हिस्सों की एडिटिंग का कार्य शेष रह गया है। जैसी कार्य संपन्न होगा, पुस्तक का प्रकाशन प्रारंभ हो जाएगा। अभी हाल ही में मैंने अपने एक नई नज़म को अपलोड करा है यूट्यूब पर, पोएट विक्रांत राजलीवाल साहित्यिक चैनल पर। और भी बहुत सी अप्रकाशित नज़म लिखी है। इन्हें या तो एक पुस्तक के रूप में या फिर आपके साहित्यिक चैनल पर अपलोड करूँगा प्रथम प्रकाशन। तो आज मैं वही अपनी एक नज़म आपको सुनाने के लिए आया था लाइव। इसके साथ ही सुधार के मार्ग पर चलते हुए अगस्त 6 में मुझको इन रिकवरी के अंदर पूरे 6 वर्ष हो जाएंगे, 4 वर्ष हो जाएंगे, और मार्ग पर चलते हुए मुझे 20 वर्ष से अधिक हो गए हैं। 16 वर्ष की आयु में मैंने इस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया था, बिना किसी मार्गदर्शन के, और केवल अपने एक अंदर की जिज्ञासा, एक तड़प, एक कि मुझे एक दिव्य मार्ग पर चलना है, सुधार के मार्ग पर चलना है, और इस संसार में जो भी एक अज्ञानता का अंधेरा है, चाहे वह नशे से संबंधित हो, जीवन सुधार से संबंधित हो, या बाल शिक्षा, बाल सुधार से संबंधित हो, उन विषयों पर जो एक अंधकार है, उन पर प्रकाश की किरणों का कुछ प्रकाश करना है, ज्ञान की किरणों का। तो चंद काव्य कविताएं हैं, छोटी छोटी, कह सकते हैं हिंदी के ऐसे शेर होते हैं
वह है, कभी जो कदम त्याग की एक मिसाल लगते थे, बदलती परिस्थितियों से वो सुगंध पवित्र एक दंड अभिशाप में परिवर्तित जो हो गई। कभी जो झुक कर नेक भावनाओं की एक दुहाई देते थे, चाल थी हर भाव वो हर भावना, हत्या अस्तित्व की करके जीवन शमशान सा करके जो मुकर गए। यह लाइन मैंने तब लिखी थी कि सुधार का मार्ग मैंने खुद चुना था, मुझे खुद चलना था इस मार्ग पे। बहुत सी जीवन में दुख तकलीफ झेली, इसमें तांत्रिक क्रियाओं से लेकर सब चीज़ें सम्मिलित है। अंततः ग्रेविटेशन में गया तो वहाँ उम्मीद जागी कि हाँ ये लोग हैं जो एक काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं। परंतु यह वो मार्ग है, यह मेरे अपने खुद के निजी विचार हैं, यह वो मार्ग है, यह तभी जीवन में काम करता है जब आप इस मार्ग को खुद चुनते हैं या ये मार्ग आपको चुनता है और आपको उस मार्ग की महिमा का पता होता है। जोर जबरदस्ती या किसी अज्ञानता के कारण इस मार्ग पर आप किसी को ला ही नहीं सकते। तो वहाँ रेबिटेशंस में लोगों को नहीं पता था कि मैं इस मार्ग पे बहुत पहले से चल रहा हूँ, 16 वर्ष की आयु से, और ये मार्ग मैंने खुद चुना है, या इस मार्ग ने मुझे चुना है, यह भी कह सकते हैं। तो वहाँ बंद तालों में और एक जानवर की भांति आपको जब रखा जाता है हैबिटेशंस के अंदर, इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे, यूएसए यूरोप में ऐसा नहीं होता। वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं, आर्ट और कल्चर कराया जाता है, शिक्षा अर्जित कराई जाती है और बहुत सी एक्टिविटी होती है। कोई जेल जैसा साहब नहीं होता। आपको अगर इलाज नहीं लेना या आपको क्रियाएँ नहीं करनी तो आप घर जा सकते हैं और मन बदले तो वापस भी आ सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर फ़िलहाल ऐसा नहीं है। यहाँ स्थिति बहुत ही भयानक है, बहुत से बच्चे मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको उनकी मृत्यु का। अगर उन्होंने कभी कोई व्यसन किया है या कुछ ऐसा ज्ञान है तो उनको मृत्यु दंड कदापि नहीं दे। इस आप नहीं कह सकते कि वो मृत्यु दंड के लायक होते हैं या इस प्रकार अमाननीयता का व्यवहार उनके साथ कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो कभी जो कदम त्याग की एक मिसाल लगते थे, बदलती परिस्थितियों से वो सुगंध पवित्र एक दंड अभिशाप में परिवर्तित जो हो गई। कभी जो झुक कर नेक भावनाओं की दुहाई देते थे, चाल थी हर भाव वो हर भावना, हत्या अस्तित्व की करके जीवन शमशान सा करके जो मुकर गए। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट करता हूँ, परंतु जो क्रिया या जो माध्यम है उनका एक जानवरों की भांति, एक कैदी की भांति, और कोई सुनवाई नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मुझे वर्ष 2004 में 12th एग्ज़ाम देने थे और ग्रेजुएशन के बाद मुझे आईएएस तक का एग्ज़ाम फेस करना था, परंतु किसी को विश्वास नहीं था। वहाँ यही होता है कि अंदर आ गए हैं तो अब इंसान डर के ऐसे बोल रहा है, परंतु नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं जिन्होंने खुद इस मार्ग को चुना होता है और इन सब दर्दों को झेल कर फेस कर कर मैंने स्नातक हुआ और आईएएस का एग्ज़ाम फेस किया और साहित्य का जीवन में एक चमत्कार आया और जो मेरे जीवन का अनुभव था उन सब को मैंने अति संवेदनशील यानी एक सत्य के रूप में प्रथम प्रकाशित पुस्तक एहसास के माध्यम द्वारा प्रकाशित कराया। सत्य के स्वर को दबाने का करता है मनुष्य जो प्रयास, सत्य है सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका संपूर्ण विनाश। चलता है थाम के बहा सत्य की पथिक, सत्य का जो मार्ग, सत्य है सृष्टि ने किया है सुनिश्चित उसका संपूर्ण विकास। इसमें लाइव हूँ पर कोई है नहीं लाइव इस वक्त। हम सुधार के मार्ग के वो यात्री हैं जो साहित्य सेवा कर रहे हैं और इस समाज में जो एक अंधकार व्याप्त है और बहुत सी कुप्रथाएं आज भी जो लागू हैं हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पर, उन्हें दूर करने का प्रयत्न है। इसमें बाल शिक्षा, बाल सुधार और नशा मुक्ति से संबंधित बहुत से ऐसे
कुप्रथाएं हैं जो आज ही बहुत से मासूमों का शोषण करने पे आतुर है। परंतु मेरा यह पूरा प्रयत्न रहेगा कि अंतिम श्वास तक मैं इस युद्ध को लड़ूं, चाहे साहित्य के माध्यम से, चाहे फील्ड जो ऑन स्पॉट होता है वहाँ जाके मुझे लड़ना पड़े। एक पंक्ति जिस समय कलाकारों का शोषण और मीटू और बहुत से ऐसे किस्से उभर के आए थे और भारत की छवि खराब हुई थी, तो हृदय बहुत आहत हुआ था। उस समय एक पंक्ति लिखी थी कि नौकरी योग्यता के अनुरूप रोजगार रहे नहीं, कलाकार कलमकार हो रहे अत्याचारी व्यभिचारियों के शोषण का शिकार। इच्छा मृत्यु का ही विकल्प दे दो नेताजी अब हमें, क्या भूखे पेट कर दे गरीब देश के बेरोजगारी से हार। अपने प्राणों का त्याग, अपने प्राणों का त्याग, अपने प्राणों का त्याग। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं या अब कुछ नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस समय देश गुलाम था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 साल भी पूरे नहीं होंगे, अभी 70-80 साल ही हुए होंगे जब देश गुलाम था और सदियों की गुलामी थी। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी करी, फिर तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, और आज भी कहीं ना कहीं जो एक अव्यवस्था है उसमें, उसके भी हम गुलाम होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस समय मुझे रिहैबिलिटेशन में डाला था, हालांकि मुझे अंदर से आवाज़ आ गई थी कि रिहैबिलिटेशन ले जा रहे हैं। ये भी एक किस्सा है। मेरे अंकल हैं, उनका नाम नहीं लेता, चलो मैं, वह आए, कह रहे विक्रांत। मैंने कहा जी। कह रहे पार्टी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो मैंने कहा मैं तो खाता पीता नहीं, क्योंकि उस वक़्त मैं बहुत समय से अपने रूम में बंद था, कुछ महीने हो गए थे। तो फैमिली वालों को काफ़ी चिंता हो गई थी कि रूम में ही बंद रहता है और बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, तो मर जाएगा ये। तो वह आए, कह रहे पार्टी करते हैं, बाहर चलते हैं। तो शुरू में मुझे अजीब सा लगा। मैं कहा मैं तो ऐसा नहीं करता ना, कभी ऐसे बात करी इनके साथ, अंकल के साथ में, ऐसी क्या बात हो गई। तो मैं कहा चलो चलते हैं। तो इस वक्त जहाँ हम रहते हैं, बुराड़ी क्षेत्र, हरित विहार, मुकुंदपुर, ये डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है, यहीं से रोड निकलता है बाहर से बुराड़ी होते हुए नत्थुपुरा को। तो जिस समय वो घर आए उधर, उस वक्त हम मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी में रहते थे। तो मैं उनके स्कूटर के पीछे बैठ गया और स्कूटर जैसे ही आया, मैं कहा हाँ आप पार्टी करने जा रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा था कि रिहैबिलिटेशन से ले जा रहे हैं शायद, और मैं खुशी खुशी चल पड़ता अगर बताते भी तो, क्योंकि ये मार्ग मैंने चुना था 16 वर्ष की आयु में। मैं तो खुद मदद मांगी थी अपने पिताजी से, परंतु उस समय उन्होंने थोड़ा हल्के में लिया और तांत्रिक, वैद्य, हकीम और हॉस्पिटल्स के माध्यम द्वारा इलाज प्रारंभ किया। परंतु रिहैबिलिटेशन में भी मैंने जाके देखा, जानवरों से बदतर रखा जाता है, ताले के अंदर बंद कर दिया जाता है, जो एक अमाननीय है व्यवहार है। और जब तक आप स्वयं निश्चय नहीं करते कि आपको जीवन में आवश्यकता है प्रकाश की, सत्य की, जीवन में सुधार की, एक विकास की, ग्रोथ की, तब तक कैसे ग्रोथ आएगी जीवन में, कैसे विकास होगा, कैसे सुधार होगा। आज मैं जानता हूँ कैसी स्थिति होती है। बहुत से युवा होते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, परंतु वे जिस जंजाल में फंसे होते हैं, कोई मार्ग नज़र नहीं आता और उन्हें लगता है कि ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु बहुत से लोग हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
और बिना किसी प्रॉफिट के आपको सेवा मुहैया करवाने का, मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने का प्रयत्न रहता है। तो होता है खास दिवस प्रत्येक, आओ मिलकर साथ साथ, भरे पुष्पों में रंग ऐसा थी, रह गए बेरंग से जो कोई। हर श्वास है जीवित, जीवन उमंग क्षण प्रत्येक, भाव मित्रता से राग सुहाना, स्थापित हर रग हृदय में जो कोई। बढ़ा कदम कांटों से कटीले होकर, मिट जाए हर छल कपट जो घाव घिनौने, नहीं मिटेगा सत्य स्वाद से सत्य उजाला, छूट जाए चाहे साथ साथी का प्रत्येक। जी हाँ, कोई भी मित्र या कोई भी साथी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जो आपका विकास रोके, आपके जीवन में सुधार को आने से रोके, शिक्षा आने से रोके। यदि ऐसा कोई करता है तो यकीन मानिए आपका साथी नहीं है, शत्रु है। तो आपका मित्र वही है जो आपके विकास को अपना विकास मानेगा, आपकी खुशी में अपनी खुशी मानेगा, आपकी आत्म शांति में अपनी आत्म शांति को तलाशेगा। वही आपका सच्चा साथी होता है। और ऐसे साथी आपको सुधार के मार्ग पर मिल जाएंगे जब आप जीवन में अपने आप को सुधार के मार्ग पर चलने के लायक बनाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, मदद के लिए गुहार लगाएंगे। क्योंकि जब तक आप मदद नहीं मांगेंगे तब तक आपको मदद नहीं मिलेगी। और मदद मांगना और सही स्थान पर मदद मांगना, इन दोनों में फ़र्क होता है। परंतु इस मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी बात होती है। बाकी सब तो अनुभव आपको सब कुछ सिखला देता है। और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अपने जैसे व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होता है और जीवन में एक विकास की लहर का संचार होता है। टूटती हर डाली को वृक्ष की किसी अपने की, उसके एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। धड़कते दिल को जो और धड़का दे, जीवन में हर किसी को ऐसे एक साथी की जरूरत होती है। मंजिलों की हकीकत है क्या जिंदगी में, हर मंजिल सकूं सांसों से किसी अपने की एक उम्मीद पर टिकी होती है। टूट जाते हैं अक्सर ख्वाब जिंदगी में, जिंदगी को जीने वाले, हर ख्वाब के टूट जाने से नज़ारे हकीकत के होते हैं। हर ख्वाब के टूट जाने से नज़ारे हकीकत के होते हैं। और उन नज़ारों को देखकर कभी भी घबराइए नहीं, हिम्मत बटोरिए और आगे बढ़िए। और ये मत सोचिए कि आपने इस मार्ग को चुन लिया, सुधार के मार्ग को चुन लिया, अपने अंदर बदलाव आ गए और हम चल पड़े, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, ये वो कमल है जो कीचड़ में खिलता है। आपके आसपास का वातावरण वही है, लोग वही हैं, उनमें बदलाव नहीं है। ये आपका मार्ग है, आपका विचार है, आपको परिवर्तन लाना है। आपको उस कीचड़ को साफ करना है, अपनी सुगंध से महकाना है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, गीत नया कोई गाते रहिए, भले ना हो कोई भी आपके साथ, फिर भी फ़कत गीत धड़कनों से उमंग ख्वाहिशों के गुनगुनाते रहिए। हर बढ़ते कदम से जुड़ जाएंगे ज़िंदगी के टूटे तार, हौसलों से मुकाम ज़िंदगी के अपने नए बनाते रहिए। मेरा बचपन दिल्ली के एक स्लम इलाके में हुआ था, जहाँ अधिकांश बालक चोर थे, पेशेवर चोर थे, हत्यारे थे, जेब कतरे थे, मर्डरर थे। चाकू, छुरा, ब्लेड, ये सब उनके हथियार होते थे। ऐसे माहौल में मेरी परवरिश हुई और जीवन में सुधार के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। शिक्षा अर्जित करी, स्नातक हुए, साहित्य से जुड़े, सुधार के मार्ग से जुड़े और अपने YouTube चैनल लाइफ के माध्यम द्वारा आज मैं उन्हीं भटके हुए नवयुवकों के लिए कार्य करता हूँ। उनकी बाल शिक्षा, बाल सुधार से संबंधित क्षेत्रों के लिए कार्य करता हूँ। अभी तक मैंने
बहुत से इनपुट्स लिखे हैं जो मेरे स्वयं के निजी जीवन अनुभवों पर आधारित है। फील्ड में जो वर्क किया है मैंने, रैबिटेशंस में, रैबिटेशन से बाहर, मीटिंग्स में, नारकोटिक्स अनोनिमस जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनकी मीटिंग्स में जो कुछ मैंने सीखा उन सबको निचोड़ करके मैंने इनपुट्स और अपनी प्रथम प्रकाशित पुस्तक एहसास में रचनाओं के द्वारा व्यक्त किया है। और इन सब के साथ अभी और शिक्षा अर्जित करने की ख्वाहिश है, हसरत है, परंतु भारतवर्ष में अभी हम उतना विकास नहीं कर पाए हैं, परंतु जितना भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आज हमारे पास इंटरनेट की शक्ति है और पहले की तुलना में लोग आजकल ज़्यादा सुलझे हुए दिमाग के हैं, पढ़े लिखे हैं। कोरोना एक संक्रमण आया है, परंतु यकीन मानेगा जो भी व्यक्ति व्यसन नहीं कर रहा या अत्यधिक व्यसन नहीं कर रहा और कोई भी हानिकारक पदार्थ का सेवन नहीं कर रहा, उसे कोरोना छू भी नहीं सकेगा। परंतु जब आप कोई हानिकारक पदार्थ जैसे चाट, पकौड़ी, समोसा, चटनी और फिर व्यसनों की बात करें तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं तो यकीन मानेगा आपका हौसला अंदर से गिरता है। चाहे माने चाहे ना माने, परंतु हमारी इंद्रियां जानते कि हमारा हौसला अंदर से गिरता है और ऐसे में कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। परंतु जब आप कोई भी हानिकारक पदार्थ का सेवन नहीं करते, एक स्वस्थ चाहे सूखी रोटियां ही खा रहे हैं, एक व्यक्ति देसी घी खा रहा है, बहुत हेल्दी डाइट ले रहा है, परंतु व्यसन कर रहा है तो उसको खतरा अधिक है कोरोना का। और एक व्यक्ति सूखी रोटी ही मिल रही है, मुश्किल से साग सब्जी खा रहा है, चाहे पूरा पेट ना भरता हो, परंतु वह कोई हानिकारक पदार्थ नहीं ले रहा, तो वह निश्चित तौर पे कोरोना को मात देने में अधिक सक्षम है। और यदि आपको कोई समस्या है नशे से, व्यसन से संबंधित, तो कोई भी समस्या आप मेरे से साझा कर सकते हैं vikrant.rajliwala@gmail.com के माध्यम द्वारा। और मेरा टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9354948135। अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट में बात नहीं करता हूँ क्योंकि जीवन में बहुत व्यवस्था रहती है। कई बार ऐसे फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं केवल टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए अननोन नंबर्स और बिना अपॉइंटमेंट वालों से मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ। कुछ लम्हों को जिंदगी से लहूलुहान चुरा कर लाया हूँ जिंदगी, हर सितम जिंदगी से खुद जिंदगी को तबाह कर आया हूँ जिंदगी। उन्होंने जो कहा ही नहीं उसको भी सुनकर आया हूँ जिंदगी, हर एहसास रूह से अपने मिटाकर उनके आया हूँ जिंदगी। ये वक्त बदल सकता है, हर एहसास बदल जाएंगे एक रोज़ जिंदगी, बदलते वक्त से भी रहेंगे कायम धुंधलाते हर निशान जिंदगी। आज शाम कुछ अलग सी तबीयत है, गुम है धड़कने बंद सीने की, धड़कते दिल में जो कहीं। इस समय लाइव हूँ और अधिकांश व्यक्तियों को मालूम नहीं है कि मैं लाइव हूँ। कोई बात नहीं, मैं अंत में वीडियो को साझा कर दूंगा। आज शाम कुछ अलग सी तबीयत है, गुम है धड़कने बंद सीने की, धड़कते दिल में जो कहीं। रंग आसमां भी कुछ बदला हुआ सा है आज, नाराजगी है यादें अधूरी सी चाहते, तड़प वो कायम है मजबूरियां जो कहीं। एहसास नहीं है सांसें ये जिंदगी का कोई, बेचैनियां हैं खामोश क्यों हर लम्हा जो कहीं। जान न जान सकेगा कोई मजबूरियां,
ये सितम खुद ही खुद से है नाराजगियाँ, निशान रूह पर कायम जख्म जो कहीं। जीवन में एक मकसद है, हर किसी का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना है, आज मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मुझे एक आश्रम खोलना है जहाँ में बाल विकास, बाल सुधार, शिक्षा और नशा मुक्ति से संबंधित लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकूं। और जिनके पास समय है वह आश्रम में रुककर एक जीवन शैली, एक स्वस्थ जीवन शैली के जरिए बदलाव लाएंगे। काउंसलिंग इनपुट्स के जरिए साहित्य भी है, साहित्य का भी संचार करेंगे साथ में जीवन में। इसके अलावा जिनके पास इतना समय नहीं है तो वहाँ ऐसे बहुत से काउंसलिंग ऑफिस के माध्यम द्वारा उन काउंसलिंग कर कर उनके जीवन में एक परिवर्तन, समाज में एक परिवर्तन उत्पन्न करने का एक प्रयत्न रहेगा। परंतु अभी मेरा साधन केवल लाइव वीडियोस के माध्यम द्वारा है। हालांकि एक ऑफिस खोलने की सोची थी मैंने, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस से ज़्यादा इंटरनेट में वो शक्ति है कि अधिकतर लोग हमारी बात अधिकतर व्यक्तियों तक पहुंच सकती है, देश विदेशों तक बात पहुंच सकती है। इसीलिए मैं अभी लाइव वीडियोस के माध्यम द्वारा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है लाइव, उनमें अपने नवीनतम इनपुट्स के द्वारा समाज में एक सकारात्मकता की लहर संचार करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी कोई लाइव नहीं है, फिर भी मैं अपनी बात को जारी रखूँगा। कोई लाइव इस वक्त है या नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग व्यस्त होते हैं, मुझे पता है, काम पे होते हैं, घर का कार्य होता है, समाज में कार्य करते हैं। इसीलिए मैं अपने वार्तालाप को जारी रखूँगा और अंततः अपनी वीडियो को, लाइव वीडियो को शेयर कर दूँगा। और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कृपया वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक का बटन दबाने से केवल लाइक नहीं होता। अगर आपको इस सकारात्मकता, एक सकारात्मक कार्य वाक्य में पसंद आता है तो उसको शेयर कीजिए। अगर आप उसको शेयर करते हैं, ज़रूरतमंदों तक उस वीडियोस को पहुंचाते हैं, तो वो असली लाइक होता है और बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जब आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे विचारों को देख के अनदेखा करते हैं तो यकीन मानिएगा आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाती है। तो ऐसा ना होने पाए, यही मैं अपने रब से दुआ मांगता हूँ। उठते हैं तूफान जज्बात, अक्सर टूटे इस दिल से, टूटी हर धड़कनों के साथ, होता है एहसास से हकीकत से एहसास, जब भी रुक जाती है सांसें मेरी मेरी बेताबियों के साथ। ख्वाहिश है वस्ल रूह, खामोश है एहसास जो रूहानी न जाने क्यों, किसी खामोशी के साथ गुनाह है लहू दस्तखत फरमाने मौत सा कोई, जिंदा है धड़कने जो सितम किसी बंदिश के साथ, जो किसी बंदिश के साथ। तो एक नई नज़म अभी मैंने अपलोड करी है आपके फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ब्लॉग साइट्स पर और मैक्स टकाटक, मौज ऐप, जोश ऐप, व्हाट्सएप, सब जगह इसको मैंने शेयर किया है कि जो भी साहित्य प्रेमी हैं, सभ्य और साहित्य पढ़ने चाहते हैं, उन तक वीडियो पहुँचे, और जो विक्रांत राजलीवाल को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन तक वो रचनाएं पहुंच पाए। इसीलिए यदि आपको वाक्य में रचनाएं पसंद आती है तो शेयर कीजिए उन्हें। और यदि किसी पंक्ति से कोई समस्या है तो vikrant.rajliwala@gmail.com पे आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो नई नज़म का आगाज़ करता हूँ मैं कुछ नए शेरों के साथ। इस नज़म के शुरुआत में मैंने इनको जोड़ा है, तो एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि
अर्ज किया है, तुमने करा दिए कत्ल दीवानों के अपने, अपने जो एक इशारे से जुल्मों सितम करे बेइंतहा, ढहाए है कहर बेअसर हर फरियाद है आगे तुम्हारे। गुनाह है जो दाग इंसानियत पर बच न पाओगे, कि दर्ज है हर गुनाह दस्तखत किताब मोहब्बत में जो तुम्हारे। यहाँ से नज़म का आगाज करता हूँ। तेरे हर अल्फाज से तेरी शख्सियत झलकती है, फ़कत हम आज भी जो तुझे समझने की कोशिश करते हैं। तेरे हर अल्फाज से तेरी शख्सियत झलकती है, फ़कत हम आज भी जो तुझे समझने की कोशिश करते हैं। तुझे खोकर हमने पाया है तुझको कि तेरा एहसास आज भी हमारे एहसासों में कहीं जिंदा है। इश्क पर जोर नहीं यह सुनते आए हैं हम अक्सर, इश्क है हमें तुझसे मगर तुझ पर हमारा कोई जोर नहीं। सारे जहाँ की कायनात भी हमें जुदा तुझसे न कर पाएगी, याद जब जब तेरी आएगी तेरी याद हमें बेइंतहा रुलाएगी। एहसास मोहब्बत में छुपा हुआ एहसास हो तुम, हर एहसास है अधूरा बिन तुम्हारे, कि मेरी अधूरी मोहब्बत का अधूरा एहसास हो तुम। हर हसीन ख्वाब टूटते हुए देखा है हमने, हर अधूरे एहसास को मिट जाते देखा है हमने, मिटकर भी जो मिट न पाया वह एहसास मोहब्बत का हो तुम, वह एहसास मोहब्बत का हो तुम। कोई तमन्ना कोई आरजू अधूरी न बाकी रही, हर ख्वाहिश हमारी खुद ही खुद से मरती रही। तुम आए नहीं देखने को हाल हमारा, हम हर लम्हा इंतजार में तुम्हारे मरते रहे, हम लम्हा इंतजार में तुम्हारे मरते रहे। सांसों पर बंदिश नहीं कोई, सांसों पर बंदिश नहीं कोई, दिल भी बेताबी से धड़कता है। नाम आता है जब भी बन जुबा पर तुम्हारा, महफिल मोहब्बत में हर कोई सिर्फ हमें ही देखता है, सिर्फ हमें ही देखता है, सिर्फ हमें ही देखता है। यह आपके अपने विक्रांत राजलीवाल की नई नज़म, जिसे आपके अपने साहित्य यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर सर्वप्रथम प्रकाशित करा गया। तदुपरांत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैक्स टकाटक, शेयर चैट, मोज, जोश, व्हाट्सएप, वर्डप्रेस ब्लॉग साइट, tumblr.com, जहाँ भी मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन भी माध्यम के द्वारा मैं जुड़ा हुआ हूँ व्यक्तियों के साथ, अपने प्रिय पाठकों के साथ, उन सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है। और मेरी यह नई नज़म, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि आपकी अपनी यह नई नज़म आपको अवश्य पसंद आई होगी या अवश्य पसंद आए। और यदि ऐसा हो है तो अधिक से अधिक अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा कीजिए, जिससे वह भी इस नई नज़म का एक लुत्फ़ प्राप्त कर पाए। जीवन में कांटों के मार्ग मिलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, उन पे चलना होता है। जिस वक्त में 16 वर्ष का था, अधिकांश मेरी उम्र के बालक जो उस माहौल में मैं था, चोर चक्के बन गए थे, मर्डरर बन गए थे और गुनाह के रास्ते पे चलने को आतुर थे। उस समय मैंने निश्चय किया कि मैं सुधार के मार्ग पे चलूँगा और उस मार्ग पे चला। शांझा की अपने परिवार से बात, और यकीन मानेगा दर्दों का एक सैलाब उमड़ आया। तांत्रिक क्रियाओं, वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल्स की यातनाएं, फिर रिहैबिलिटेशंस का दर्द, एक जानवर से बदतर स्थिति यहाँ रखी जाती है। हौसला टूट जाता है, इंसान मर जाता है, परंतु अपने हौसले को बनाए रखा, अपनी उस भावना को बनाए रखा और निश्चय किया
कि जिन दर्दों का सामना मैंने किया है किसी अन्य को ना करना पड़े। इसके लिए सर्वप्रथम पहले स्वयं शिक्षित हुआ, अनपढ़ से गृह स्नातक हुआ, और आईएएस एक तमन्ना थी कि आईएएस बन गया तो मैं इन क्षेत्रों के लिए कार्य कर सकता हूँ। एग्ज़ाम फेस करा, हालांकि शिक्षा की भी आयु निकल गई थी इस संघर्ष के दौरान, परंतु हिम्मत नहीं हारी, शिक्षित हुए, एग्ज़ाम फेस किए, साहित्य से जुड़े, समय समय पर फील्ड में जाके लोगों से मिला, काउंसलिंग करी, उनका दर्द सुना, बहुत बार स्वयं भी गिर गया नीचे, कई बार जाने अनजाने, और बहुत सी स्थिति आ जाती है जीवन में जब इंसान अंदर से टूट जाता है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद को संभालना बहुत आवश्यक है। जब आप खुद को संभालते हैं, यकीन मानिएगा आप बहुत से व्यक्तियों को संभाल लेते हैं। इसी एक भावना के साथ आगे बढ़ा और 6 अगस्त को 4 साल हो जाएंगे नारकोटिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम पूर्णतः ईमानदारी से फॉलो करते हुए, और जीवन सुधार जिस मार्ग को मैंने चुना था, जिस मार्ग ने मुझे चुना था, इस मार्ग पर चलते हुए 16 वर्ष से लेकर अब तक मुझे पूरे 20 वर्ष होने वाले हैं, 20 वर्ष से अधिक। और एक सपना है कि एक आश्रम का स्थापन करूं मैं दिल्ली में, या कोई ऐसे प्रकृति के बीच में जहां स्वच्छ वायु का संचार होता हो, और जहां मैं बहुत से व्यक्तियों का जीवन में परिवर्तन ला सकूं, जिनमें खास तौर पे वो है बच्चे जो मेरी ही आयु में, जिस मार्ग मैंने सुधार के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया था 15-16 वर्ष की आयु में। जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं होता, उन्हें एक मार्गदर्शन, एक दिशा प्राप्त करा सकूं, शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकूं, जीवन में परिवर्तन ला सकूं। और जब भी बनना चाहते हैं, चाहे आईएएस है, डॉक्टर है, उस मार्ग पे उनके लिए उनमें एक ऊर्जा का संचार कर पाऊँ, उस क्षेत्र में कार्य करने का एक सपना है। हालांकि मैंने अपना क्रम प्रारंभ कर दिया है सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनल लाइव बनाया है, इसीलिए उसके माध्यम द्वारा मैं आता हूँ नए इनपुट्स के जरिए। लाइव फेसबुक का चैनल है, पेज है, उस पर मैं लाइव आता हूँ, कई वीडियोज़ हैं, लाइव इनपुट्स मैंने दिया है प्रथम बार उन पर, क्योंकि मनुष्य को अपना क्रम जारी रखना चाहिए। जब आप स्वयं ठहर जाते हैं तो जीवन ठहर जाता है, ऐसा ना हो। और भारत में रिहैबिलिटेशंस की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु भारत में वह सुविधा नहीं है। केवल करोड़पति और अरबपतियों को ही एक उच्च कोटि का ट्रीटमेंट क्यों मिले? जीवन सुधार से संबंधित मार्ग पे सबका अधिकार है, हर उस बच्चे का अधिकार है जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है, सुधार चाहता है, शिक्षा चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन भारत में मैंने देखा है अधिकांश बड़े बड़े रिहैबिलिटेशंस जिनके सरकार के साथ भी संपर्क है और सरकार के साथ इंटरव्यूज़ आते हैं, लाइव आते हैं, टीवी चैनल्स पे आते हैं, परंतु वास्तविक क्या है? वही ताला, एक जानवर की तरह व्यवहार। कोई अंदर मर जाए, कोई शिक्षा अर्जित करना चाहता है, कोई आर्ट एंड कल्चर अपनाना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, स्पोर्ट्स करना चाहता है, परंतु भारत में वो सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ यह सोच लिया जाता है कि जिसको रिहैबिलिटेशन में डाल दिया है वह दोषी है, वह कलंक है, वह समाज के लायक नहीं है। और इस स्थिति का फ़ायदा रिहैबिलिटेशंस को मिलता है और वह अपनी मनमर्जी करते हैं, उनके जुल्मों की इंतहा हो जाती है उस समय। परंतु जो विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं जो निगरानी रखती है, ताला नहीं लगा सकते, आर्ट एंड कल्चर होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, और यदि व्यक्ति वहाँ नहीं रहना चाहता तो आप रोक नहीं सकते, और वापस आना चाहता है तो आ सकता है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, और जहाँ है तो वो केवल करोड़पति अरबपति वीआईपी ट्रीटमेंट्स होता है,
जो आम आदमी के व्यक्तियों को मुहैया नहीं है, क्योंकि वह उतना खर्च नहीं उठा सकते। लाखों रुपए का खर्च आ जाता है हर महीने का उनका। परंतु जिस समय भी हम इस स्थिति को समझेंगे और दिशा में सरकार कार्य करेगी, कुछ योजना लाएंगी, तो यहाँ भी वह सिस्टम चालू हो जाएगा। और ऐसे एक सिस्टम का खोलने का मेरा प्रयास है, जिसके लिए जो भी व्यक्ति मदद करना चाहता है कर सकता है। आश्रम खोलने में वहाँ मैं साथ रहूँगा। हालांकि अभी कोई ऐसा बैंक अकाउंट नहीं बनाया है, कोई संस्था चालू नहीं करी है, परंतु भविष्य में इंटरनेट यूट्यूब से अलग एक फील्ड में ऐसा एक आश्रम स्थापित करने की मेरा सपना है, एक उद्देश्य है। और एक विस्तृत कहानी पर मैं कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, जिसके फाइनल एडिटिंग के उपरांत प्रकाशन होगा। और जो इस वक्त मेरी एक सक्रिय कहानी चल रही है, प्रेम पुजारी, एक भावनात्मक प्रेम कहानी, अपने पहले अध्याय अधूरे अल्फाज के साथ आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर समय की अनुरूपता के कारण आगे के एपिसोड शायद मैं अपलोड करूं या ना करूं, पूरी तरह विचार नहीं है। तो इतना समय नहीं मिल पाता, किसी टीम के साथ कार्य नहीं कर रहा हूं मैं। और मैं एक जीवन सुधार क्षेत्र का यात्री हूं। ये जीवन सुधार से संबंधित बहुत से कार्य करने होते हैं, प्रचार करना होता है, प्रोग्राम का, आध्यात्मिक कार्यक्रम का, नशा मुक्ति, बाल विकास, बाल सुधार के लिए कार्य करना होता है। और इसीलिए मैं विचार कर रहा हूं कि अपनी इस कहानी को एक पुस्तक के माध्यम द्वारा आगामी एपिसोड्स के साथ प्रकाशित करूं। परंतु फिर भी मेरा प्रयत्न रहेगा इस दौरान जितने भी नए एपिसोड्स में अपलोड कर सकता हूं उन्हें अवश्य अपलोड करूंगा लिखकर। और आपके सहयोग और आशीर्वाद के लिए हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। जल्दी आपसे फिर मुलाकात करूंगा। इसी एक सकारात्मकता के साथ आपसे विदा चाहूँगा।